नमस्कार दोस्तों। 1947 भारत आजाद हो रहा है। क्या आपको लगता है उस समय यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया होगा? पर पहले आप इसका जवाब दे दीजिए कि क्या यूपीएससी उस समय एग्जिस्ट कर रही थी? अरे सरकार, आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन तो बनके तैयार हैं और एग्जाम लगातार चल रहे हैं। 1947 युद्ध हो चुका है, हम जीत चुके हैं, हम आराम से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके हैं और फिर भी उसके बावजूद भी एग्जाम हो रहा है। पॉइंट इज 1947 में पहला आजाद भारत का पहला यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो रहा है। हम उस पेपर की झलक तो आपको दिखाएंगे, पर लोग थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या वाकई में यूपीएससी इस स्तर का था, आज क्या स्तर आ गया है। ये सब टाइम की बात है सर। और काफी लोग एग्जाम के बाद कुछ ऐसी बातें करते हैं, ये अलग ही दुनिया में चल रहे होते हैं कि हाउ वाज द एग्जाम। कुछ बोलते हैं कि सर बहुत ही मुश्किल था, पेपर ब्लैंक छोड़ के आया। दूसरा एस्पिरेंट भी बोलता है मैं भी पेपर छोड़ के आया हूं। बोल रहे होते हैं कि भाई हो सकता है आप टीचर समझ जाए कि हम दोनों चीटिंग कर रहे हैं, दोनों ही ब्लैंक छोड़ कर आए। खैर ये बात कहानी की है। पर हम आपको बता दें 1947 में 886 पदों के लिए एप्लीकेशंस बुलाए गए थे। और पता है आपको कितने एप्लीकेशंस आए? 886 पदों के लिए। उस समय जो एप्लीकेशंस आए थे, अगर आप इस बात को बहुत गौर से समझे, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। 886 पोस्ट इन 1947, जिसके लिए लगभग 16,400 लोगों ने अप्लाई किया। सोचिएगा आप, 16,400 लोगों ने अप्लाई किया था 886 पदों के लिए। सर आज भी हमारे पास लगभग 850, 950, 1,000 तक पद के लिए भर्ती तो आती है, पर अप्लाई करने वाले जो लोग हैं वो 6 से 8 लाख या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। 8-9 लाख तक हो सकते हैं। 886 पदों के लिए 16,400 लोगों ने अप्लाई किया था। और इंटरव्यू पता है आपको कितने लोग का हुआ था? 4,286 लोगों का इंटरव्यू हुआ था। ये यूपीएससी की रिपोर्ट से हमने निकाला, जो कि बड़ी ही मुश्किल से मिली हमें, कि 4,286 लोगों का इंटरव्यू और उसमें से 886 लोगों को चुना गया। ये 1947 की बात है सर। बड़ी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट आपको लगेगी। आपको बता दें 1948 में ये नंबर ड्रास्टिकली गिर जाता है। 1948 में पद तो आते हैं 713, पर अप्लाई करने वाले लोग सर बहुत कम बचते हैं। 4,610 लोग बस अप्लाई करते हैं। हो सकता है उस समय अपनी चीजों में परेशान हो। 4,610 लोग बस अप्लाई करते हैं। तो बड़ी बात है सर कि हमारे यूपीएससी का रुतबा उस समय से बना हुआ है। और हम आपको पेपर दिखाने वाले हैं, एकदम बिना चिंता की पेपर देखिएगा। ये कोई एकेडमिक नहीं है क्लास कि ये पेपर रिपीट होने वाला है। ऐसा कुछ मतलब मत निकाल लीजिएगा। लोग ये भी बातें करेंगे सर पीवाईक्यूज आने वाले हैं क्या? अरे ये आया अगर तो कहां जाएंगे हम लोग, ये भी तो सोचिए। हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं 1947 आजाद भारत का पहला पेपर। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ लिखे हुए हैं, वो भी मन नहीं था तो बस इतना लिख दिया। भाई देखो ऐसा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, द आंसर मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। 1947 सर। व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रिविएशंस स्टैंड फॉर? यहां एब्रिविएशंस पूछे जाते थे सर। एब्रिविएशंस मतलब आपको फुल फॉर्म बताने हैं कुछ छोटी चीजों के। जैसे पूछा है बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। पूछा है डीएसओ, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर। एफआरएस, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। अरे यहां तक कि पीएम पूछा है, प्राइम मिनिस्टर भी पूछा है। आरआईएन पूछा है, रॉयल इंडियन नेवी। मतलब इन्होंने बिल्कुल ही फैक्चुअल करते हुए एकदम एब्रिविएशंस वाले पूछे हैं सवाल। और इसमें से कुछ चीजें तो आपको पता होंगी, पर अब लिखा है केसी। अब केसी तो हम लोग हो सकता है केसी ज्वेलर्स मार्क करके आ जाए। यहां पे है ये किंग्स काउंसिल। नहीं पता होगा हम लोग को, उस समय का परिवेश ही अलग था। खैर ये तो एक एब्रिविएशन का क्वेश्चन था। दूसरा था व्हाट एंड वेयर वर द फॉलोइंग। ये तो आज तक आ रहा है सर, ये तो प्रीलिम्स में आज तक आ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने पहले ही पूछा है अजरबैजान। और आपको बता दें इस बार का जो आप सीओपी 29 लगातार पढ़ रहे हैं, वो भी बाकू की जगह पे हुआ है, जो कि अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान की राजधानी बाकू पे हुआ है। और बाकू और अजरबैजान किस बड़े से सी को छूते हैं, वो भी नीचे कमेंट करके आप बता ही देंगे। पर सोचिए उस समय अजरबैजान पूछ रहे हैं, उस समय पूछ रहे हैं बिकिनी कहां है। अरे ये आइलैंड है। अच्छा और देखिएगा, और दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। एरिट्रिया क्या है, कहां है? इजमिड, एशिया माइनर का एक सिटी। हेलिंगोलैंड, अब इसमें से कुछ आपको पता होंगे, कुछ तो पता ही नहीं होंगे। भाई हेलसिंकी पता हो सकता है हम लोगों को। अब पूछा मेमेल, नहीं पता भाई, काय नहीं पता। मांचुको, और चाइनीज नाम से लग रहा है पर किधर है नहीं पता। क्यूराइट्स, त्रिएस्ट,
कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी, पर सोचिए उस समय का भी मुश्किल लग रहा है ये तो। आज तो आपके पास इंटरनेट है, आप तुरंत खोल के डाल लिए। अरे सर 1947 में आपके पास क्या है? आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, और रिसोर्सेज जो है भी उनके ऊपर एक लैंग्वेज बैरियर बना हुआ है। उस समय लोग सोचिए पढ़ रहे हैं, और 800 कुछ लोग का चयन हो रहा था उस समय। 16,000 लोग आवेदन डाल रहे हैं। उस समय भी सोचिए रिसोर्स तो नहीं था, पर मुश्किल अभी भी बना हुआ है। अच्छा, तीसरा, ऑथर्स का नाम पूछा है। सर आप एक का नाम बता दीजिए, वाकई में मान जाएंगे हम आपको। द डायनास्ट्स, थॉमस हार्डी, ये हो सकता है थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे। टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी, द वे ऑफ ऑल फ्लैश, गुड अर्थ, टॉम जोन्स, पिग्मेलियन, बर्नार्ड शॉ, उटोपिया, हाँ, ये आप पढ़े होंगे। डी प्रोफंडिस, मर्डर इन द कैथेड्रल किप्स। अब आप सोचिए 10-10 नाम का, और आपको सब आंसर देना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। टोटल मार्क्स 150, 3 घंटे का समय, लिखना बस आपको एक एक है। तो ये भी एक हो सकता है कि अगल बगल लोग झांक सकते थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में तो झांक ही सकते हैं। आज के यूपीएससी पैटर्न में आप अगल बगल झांक के भी क्या करेंगे? उसको पहले उसी को नहीं समझ में आ रहा तो आपको वो क्या बताएगा? और जो वो लिख रहा है वो तो 100% गलत लिख रहा है। हम आपको बता दें, आज के यूपीएससी के परिवेश में अगर आप अगल बगल की कॉपी झांक रहे हैं तो आप पक्का गलती करके आ रहे हैं। उस समय तो फिर भी स्कोप दिख रहा था भाई, नाम लिखना था आपको, 1 लाइनर है। नेम 5 ऑफ द प्रिंसिपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए बड़ा आसान है ये तो। प्रिंसिपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आपको इंडिया के लिखने थे, तो जूट, और आप टेक्सटाइल्स में सब लिख सकते थे। अच्छा, टेक्सटाइल्स भी आप लिख सकते थे। चांसलर ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बारे में कुछ लिखना था यहाँ पे, थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, आइए अगला देखते हैं। अच्छा, वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली कौन था ये पूछा। हाई कमिश्नर ऑफ यूके इन इंडिया, इंडियन एम्बेसडर इन चाइना, गवर्नर ऑफ असम। सोचिए उस समय का भी जीके, मतलब अखबारों को पढ़ना तो उस समय भी बड़ा जरूरी था सर। न्यूज़पेपर तो उस समय का बिल्कुल एक ऐसा बड़ा हथियार था जिसको बिना पढ़े आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपके पास ये सब थोड़ी ना थी, क्लासेस ऑनलाइन, ना कोई ऐसा रिसोर्स, लोगों को पता ही नहीं क्या चल रहा है। खत भेजे जाते थे कहीं और पे, मटेरियल भेजने में कम से कम 1 महीना लग जाता था, अगर किसी को कुछ चाहिए भी कॉपी वॉपी तो कहीं से निकालना हो तो। द कॉमर्स मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दिस इज लाइक एवरीथिंग इफ यू सी हियर। एकदम एक एक नाम या एक एक बस उस पे आ रखा है कि लाइन लिख दो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग, जैसे लिखा है हॉलमार्क का मतलब क्या होता है बताइए। ग्रीन वेहनमेंट टाइम क्या मतलब क्या होता है बताइए। प्लिमसोल लाइन क्या होता है बताइए। अब आप देखिए ये सब बिल्कुल साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी के जो मुश्किल टर्म होते हैं वो पूछा है। आज भी तो टर्म बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं सर, पर टर्म बेस्ड क्वेश्चन को आप आराम से आज इसलिए ढूंढ पाते हैं क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़े हैं, आपके पास रिसोर्सेज है। उस समय तो कोई ऐसा रिसोर्स नहीं, और क्या पूछेंगे उस पूरी कायनात से क्या पता ही पूछ रहे प्लिमसोल लाइन क्या होता है, ये कैपेसिटी ऑफ शिप के लिए कुछ है। द स्ट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर, हैंसर्ड, नहीं पता सर। लाइक देयर आर मेनी थिंग्स दैट इवन हम लोग आज तो सुने भी नहीं होंगे, उस समय की चीजें हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अच्छा, बीच बीच में आप ये भी देख रहे होंगे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा क्या है भाई, ये भी जरूरी है भाई। इसी 10 तारीख को शाम में 7 बजे इसी चैनल पे लाइव हो जाइएगा, तो आपको पता चलेगा प्रतिष्ठा क्या है। खैर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन चिंडिट्स, पता है क्या आपको चिंडिट्स क्या है? जापानीज एयरबॉर्न ट्रूप्स है। चेटनिक्स तो नाम रहा है करंट अफेयर्स में, इधर भी चेटनिक्स रहा है। बर्मीज जनरल हु फॉट अगेंस्ट जापानीज, जनरल चेटनिक्स। अच्छा, वियतमिन ये आपको पता होगा। कॉमिंटम पता होगा। स्टर्न्स गैंग मुश्किल है, नहीं पता होगा। एंड विद व्हाट स्पोर्ट्स और गेम्स डू यू एसोसिएट द फॉलोइंग, आपको स्पोर्ट्स और उसको जोड़ना है, कुछ चीजें लिखिए। जैसे ट्रॉफी लिखिए द स्नीडर ट्रॉफी, एम्फीबियन वेजल्स, बहुत मुश्किल है सर, वेरी वेरी डिफिकल्ट। और ऐसे क्वेश्चंस को तो आज के परिवेश में हम तो छोड़ ही के जाते हैं, ना हम ऐसा पढ़ाने की कोशिश करते हैं ना हम पढ़ पाते हैं, इतना तो हो ही नहीं सकता। ब्राइटन कप हॉकी, द राइडर कप गोल्फ चैंपियनशिप प्राइज, हो भी तो ऐसा गया कि उस समय लिमिटेड चीजें थी। आज तो अनलिमिटेड चीजें हैं। हॉकी में ही ना जाने कितने प्राइजेस हैं, बहुत सारी चीजों में, स्विमिंग में है। जो जो आप गेम बोल दिए सब आजकल नया नया गेम चालू हो गया। तो आज का तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो गई है, तो ऐसा नहीं है। मुश्किल उस समय भी था, मुश्किल आज भी है। विंबलडन तो चलिए इजी हो गया। वी हैव कोव्स, ब्रुकलैंड्स, एप्सम। तो ये सब कुछ स्पोर्ट्स और गेम्स लिखे थे जो आज आते हैं, बहुत रैंडमली आ जाते हैं, कभी 3 साल पे एक बार आ गया, 2 साल पे एक बार आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग? एड वेलोरम,
हाँ, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि बताओ एड वैलोरम क्या, कि वैल्यू के हिसाब से आप टैक्स लगा रहे हैं। एड हॉक, एड इंटरिम, सिनेडाई, नेमकॉन, तो मतलब वो थोड़ा लैटिन और वो यूज करके भी ये लोग चाहते थे कि कुछ ना कुछ पूछते रहे। चलिए, अच्छा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सेक्शन 93? अब उस समय का कुछ होगा ये। और जैसे आपको दिखाए शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछा है, गिव अ शॉर्ट अकाउंट इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स ऑफ द यूएन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रिंसिपल ऑर्गन। ये देखिए, और उस समय नया नया यूएन बना है, नए नए यूएन के बारे में पूछा जा रहा है। आज तो आपके पास यूएन के बारे में बहुत कुछ है बोलने को, आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। सोचिए आप उस समय बस जाके विजिट करिए। आज के समय में आप हैं, आपको बहुत कुछ पता है यूएन के बारे में। सोचिए उस समय एक नई बॉडी बन रही है, उसके बारे में लोगों को लिखना है, वही मशक्कत, वही मुश्किल उस समय भी होगी। आज तो आपको कोई नई बॉडी बनती है तो आपको लगता है कि अरे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, धीरे धीरे बन रही है। यूएन 1945 और उस समय से आपका बन रही है, 47 में क्वेश्चन आ गया है, तो कहीं ना कहीं यू विल फील कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता था, मुझे पता है, थोड़ा बहुत सीख रहा हूं। आज भी यही हालत रहती है। क्रॉस आउट द इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेटर इज अ नेम फॉर द मिल्क प्रोडक्ट, फॉर लेटेंट हीट, फॉर क्रूड रबर। तो अब पता नहीं, मतलब ये जो है आपका अब किसके लिए क्या है ये नहीं पता है। इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव है, थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है, छोड़ देते हैं। आइसोबार्स बस आसान लग रहा है, अपना ज्योग्राफी मिल गया। आइसोबार्स अपना आसान लग रहा है, इसको कोई भी कर देगा। बैरोमेट्रिक प्रेशर, द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन कोबे, नागासाकी, हिरोशिमा। अच्छा, ये एकदम फैक्चुअल, हिरोशिमा। बैलिस्टिक्स डील्स विद द लॉज ऑफ फर्स्ट फुटबॉल ऑफ लोडिंग शिप्स एंड प्रोजेक्टाइल। बैलिस्टिक आपका प्रोजेक्टाइल्स हो गया। तो मतलब कुछ आसान भी है, जो आजकल कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं, कुछ मुश्किल भी लग रहा है। पुट अ सर्कल अराउंड द करेक्ट डेट्स इन द फॉलोइंग। अरे बाप रे, आपको एकदम करेक्ट डेट पे सर्कल करना है। जैसे मैग्मा कार्टा वो साइंड इन, बताइए तो मैग्ना कार्टा कब साइन किया गया था? 1215। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड इन कब? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा कब बनाई गई थी? 1857, 1857, 1857। अच्छा, किंग एल्फ्रेड डाइड इन, नहीं पता। विलियम शेक्सपियर डाइड इन, नहीं पता। 1616 वैसे। इंडिपेंडेंस ऑफ द अमेरिकन कॉलोनीज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन 1776, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द गैप्स। कुछ गैप्स भी हैं, जैसे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was discovered penicillin. From pitchblende was insulated the metal radium. St. Paul's Cathedral was designated by Sir Christopher। अब बहुत मुश्किल है सर, ये तो बहुत मुश्किल है। मतलब हमें नहीं लगता कि अगर नॉर्मली अगर हम लोग इसको करने निकले तो 40 से 50% भी हम कर पाए, बड़ा हमको क्वेश्चन मार्क लग रहा है। इतने फैक्चुअल में करना बहुत मुश्किल है। जहां थोड़ा बहुत एनालिटिकल हो वहां फिर भी आप दिमाग लगा सकते हैं, एकदम ही लाइनर लिखा हुआ है वो बड़ा मुश्किल है करना। अच्छा, नॉट ओनली दिस, लेट्स फाइंड आउट, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अच्छा, ये फिर भी आप लिख सकते हैं, प्लास्टिक रडार, जेट प्रोपल्शन, ये आप फिर भी लिख सकते थे, इसमें हो सकता है काम। पर जहां पे अच्छा आप सर सैयद अहमद खान के बारे में पूछा है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पूछा है, मोहम्मद इकबाल साहब के बारे में पूछा है, ये सब फिर भी लिखा जा सकता था आई फील। सर आशुतोष मुखर्जी के बारे में पूछा है। कमेंट ब्रीफली आपको करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर, द अरब लीग पर, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस पर। सोचिए ये उस समय का कॉन्फ्रेंस हो रहा है सर, कितना इंपॉर्टेंट है 1946 का, कितना इंपॉर्टेंट है। सोचिए आप उस मोमेंट को जी रहे हैं, अगर आप इस पेपर को थोड़ा गंभीरता से देखें तो आप उस मोमेंट को जी रहे हैं, क्या सब चीजें हो रही है। द सार्जेंट रिपोर्ट। नो, वी कुड हैव रिटन सम पॉइंट्स हियर, बट द फैक्चुअल पार्ट्स आई थिंक हमसे तो नहीं हो पाएगा। आप बताइए आपसे हो पाएगा कि नहीं। हमें तो लगता है कि उस समय का 40-50% करना ही मुश्किल रहा होगा, फैक्चुअल तो हो ही नहीं सकता था। और जो लोग किए होंगे वाकई में दे वुड हैव बीन सो ब्रिलियंट। अवेयरनेस रहा होगा सब में सर, और उनको पता होगा कि कौन चिन्हित रिसोर्सेस क्या मुझे करने, कहां से करने, और अवेलेबिलिटी वहां तक है कि नहीं, ये भी मुसीबत है। आज तो आपके पास हर जगह नेट है, वहां तो उस समय नहीं रहा होगा, तो कैसे सारे लोगों के पास पहुंच रहा है, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है पेपर। आप बताइएगा जरा, तो आप कितना अटेम्प्ट करते इसमें, जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो आप कितना अटेम्प्ट करते इसमें, कितना आपको आता। और दूसरा ये जरूर बताइएगा कि कैसा लगा पेपर देखकर, व्हाट डू यू फील लाइक। आई वाज वेरी इलेटेड, वेरी एक्साइटेड टू सी दिस पेपर, कि क्या है इसमें, बड़ा मजा आ रहा था हमको देखकर। खैर आपको हम बता दें, ऐसी चीजें हम आपके सामने और लाते रहेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑफर चलते रहते हैं, तो सीएमसी कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी प्रतिष्ठा के बारे में आपको बता दें, 10 तारीख को 7 बजे लाइव हो जाइएगा। ये आपको अनस्टॉपेबल चैनल पर होगा, इसी चैनल पर लाइव हो जाइएगा और बढ़िया से करिएगा इसको। लॉट ऑफ थिंग्स यू विल गेट हियर। नोटिफिकेशन वहां पे उसको नोटिफाई मी में कर दीजिए, इसको क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफाई हो जाए आपके लिए, और आप यहाँ पर इसको अटेंड कर सकें। समस्याएं हैं सर, समाधान भी हम देंगे आपको। हमारे पास एक रफ्तार बैच है प्रीलिम्स के लिए, 17999 में ओनली वी आर हैविंग अ बैच, प्लस वी हैव आरंभ, आगाज और इग्नाइट बैच जो चल रहे हैं।
आप इन तीनों में जुड़ सकते हैं हमारे साथ और बढ़िया कर सकते हैं। प्लस ऑप्शंस भी हमारे चालू हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं, वो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल हम यहाँ लेते हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। और जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको देख के। बाय। टेक केयर। जय हिंद।